कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों का स्वागत है आपके अपने चैनल की एक और इस नई वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि आप छात्रों के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर त्रैमासिक परीक्षा हेतु कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर लेकर आइए। तो हम आपके लिए बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 100% आपका हिंदी विषय का पेपर लेकर आ चुके हैं। त्रैमासिक परीक्षा हेतु आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, त्रैमासिक परीक्षा हेतु कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का और शैक्षणिक वर्ष आपका 2025-26 का हम लोग यहाँ पर आपके लिए हिंदी विषय का संपूर्ण त्रैमासिक परीक्षा का पेपर का फुल सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पर प्रकट करेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि छात्रों आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे साथ आप जुड़ जाएं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए आपके पूर्णांक आपके टोटल 75 नंबर के हो जाएंगे। समय आपका 3 घंटे का हो जाएगा और आपके लिए निर्देश दिए हुए हैं। इन निर्देशों को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, नहीं तो अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना क्या है? सूरसागर, झरना, विनय पत्रिका या गीतिका। तो विनय पत्रिका, गीतिका, झरना या सूरसागर। इसमें आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका विनय पत्रिका। क्या आ जाएगा? विनय पत्रिका। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भोलानाथ का असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ, महेश्वर नाथ, धनकेश्वर नाथ और नागेश्वर नाथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कि तारकेश्वर नाथ। क्या आएगा? तारकेश्वर नाथ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग पेपर को आगे सॉल्व करने की ओर, जो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, जूम कर हम देखते हैं। यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर तारकेश्वर नाथ आ गया है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कामायनी की रचनाकार हैं। कामायनी की रचनाकार कौन है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद्र। आपको बता दें छात्रों की वीडियो सुस्पष्ट ना दिखाई दे रही हो तो उसे 360 की HD से ऊपर चलाएं। ठीक है, आपका प्रश्न का उत्तर आ जाएगा करेक्ट आंसर जयशंकर प्रसाद। कामायनी के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आप लोग देख सकते हो आपके सामने प्रश्न क्रमांक 4, जो इस प्रकार से है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम। रसात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा किस आचार्य की है? तो आचार्य जगन्नाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य सम्राट के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आपको बता दें कि इसको तुक्का लगाने के एक अच्छा तरीका बताता हूँ मैं कि जो थे पंडित जगन्नाथ थे, आचार्य जगन्नाथ थे, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार है। किसके अनुसार जी? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। रसात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा किसकी है? तो जी हाँ, आपका आंसर आ जाएगा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा छात्रों, आप लोग यहाँ पर देखिए 5वें नंबर वाला क्वेश्चन कि आलम्बन तथा उद्दीपन का संबंध है। जो आपके आलम्बन है और उद्दीपन है उसका संबंध किससे है? इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं विभाव से, अनुभव से, स्थायी भाव से, संचारी भाव से। जैसा कि आपको बता दें कि संचारी भाव की संख्या 33 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये गलत आ जाएगा। ये तो आना ही नहीं इसमें। ठीक है, ये तो आपका कट्टिस हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पर स्थायी भाव। स्थायी भाव की संख्या भी 10 है, जो भी आपको पता है, ये भी कट्टिस आ जाएगा। अब बचा अनुभाव और विभाव। तो आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, जो आपके आलम्बन और उद्दीपन है भाई किसके हैं? तो भी यहाँ आपके इसका करेक्ट हो जाएगा अनुभव की। कह जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी भावों की संख्या मानी गई। लो, मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर ऊपर ही बता दिया था उस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी, दो नंबर का, यानी कि 33 संख्या मानी गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आप लोग आपकी आंखों के सामने देख पा रहे होंगे, आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली स्थान जो बीच में दिए हुए हैं उनको भर देना है आराम से। चलो जल्दी से कवर करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि अनुप्रास अलंकार में खाली स्थान की आवृत्ति बार बार होती है। इसमें क्या आएगा कि एक वर्ण की। मैं इसका आंसर यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर। ठीक है, एक वर्ण। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार
होती है। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को खालिस्तान कहते थे। तो मन्नू भंडारी के जो पिताजी थे, पिता परमेश्वर थे, पति नहीं पिता परमेश्वर थे, वो रसोई घर को क्या कहते थे? तो वो कहते थे, इसका आंसर लिखूंगा मैं यहाँ पर, वो कहते थे भटियार खाना। क्या कहते थे? भटियार लिखना है, फिर उसी में आपको ऐड करना है खाना, भटियार खाना। ठीक है, लिख लोगे भटियार खाना कि नहीं लिख पाओगे? कि मैं ही लिख पाऊँ? मुझे पता है कि आप लोग तो लिखते ही नहीं। चलो जल्दी से बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लो। बस मैं यही तो बताने वाला था कि आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये सब सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब में क्या शर्म भाई? जब देख रहे हो वीडियो तो लाइक करो ना, सब्सक्राइब करो ना, क्या शर्म? बड़े नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, श्रृंगार रस की स्थायी भाव खालिस्तान है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? वो यहाँ पर आंसर आएगा रति। रति, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन यहाँ पर कि चौपाई के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा, जो देख सकते हो आप लोग, विद्यालय में खालिस्तान संधि है। विद्यालय में खालिस्तान संधि है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, स्वर भी लिख देना साथ में, क्या पता वो कहते कि स्वर व्यंजन में से बताना सर। आपके टीचर, कोई टीचर पता क्या होता है, वो सन की मूड का होता है। नेक्स्ट है छठवा, शब्द शक्ति खालिस्तान प्रकार की होती हैं। तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी बताओ, कमेंट करो। मैं बताऊं? होमवर्क दे दूं क्या इसके लिए? शब्द शक्ति होती है आपकी यहाँ पर इतने प्रकार से, मैंने लिख दिया। मैं मुँह से नहीं बोलूँगा कितने प्रकार होते हैं, आप लोग कमेंट करें, बताओगे। यदि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया हो धोखे से, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट कर और जो बात छात्र हमारी वीडियो को देखते हैं उन सभी छात्रों के क्वेश्चन आंसर सही हो जाएं। ठीक है, यदि कोई आंसर गलत हो गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद। बढ़ते नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य सत्य लिखिए। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पर पहला रहेगा कि कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा था। गोपियों ने कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा था? नहीं, योग का संदेश भेजा था। इसमें क्या जाएगा? असत्य आ जाएगा आपका पहला। ठीक है, तो उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग दूसरे की ओर। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट। अच्छे लोग परिहित के लिए दौड़े चले आते हैं, इसमें बिल्कुल सत्य आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट तीसरा, अट नहीं रही कविता में बसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। अट नहीं रही है आबा फागुन की, सट नहीं रही है, बिल्कुल सत्य, बसंत ऋतु का ही हुआ है वर्णन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, सत्य है, वीर व्यक्ति नहीं करते अपनी प्रशंसा। उसके बाद नेक्स्ट है नागार्जुन का अधिकांश काव्य योगात्मक शैली में लिखा गया है। नागार्जुन का योगात्मक नहीं, असत्य आ जाएगा। नागार्जुन थे ना जो, वो योगात्मक नहीं लिखते थे, वो व्यंग्यात्मक लिखते थे, समझ गए। बढ़ते नेक्स्ट। नेताजी का चश्मा गद्य की आत्मकथा के अंतर्गत आता है। नेताजी का चश्मा गद्य की आत्मकथा के अंतर्गत आता है। तो जी नहीं, उसने आत्मकथा थोड़ी लिखी है, उसने एक व्यक्ति का जीवन का परिचय लिखा है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन को। टाइम को मद्देनजर रखते हुए, बोलते नहीं अपन कहीं पर, मैं समय को ध्यान में रखते हुए अब हमारी मीटिंग को आगे बढ़ाता हूँ। ऐसे आप कहीं पे बोलते हैं,
चलो बढ़ते प्रश्न चौथे की ओर। आपको बता दें कि आपको यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट मिलेगा आपसे। शर्म किस बात की आपके लिए, आप अच्छा ही काम तो कर रहे हो। सही जोड़ी बताएं। गद्य की प्रमुख विधाएं क्या है? पता अभी कुछ समय पहले आपके पेपर चल रहे हैं ना, इससे पहले उत्तरकाशी है जो आपका, वहाँ पर एक वो भूस्खलन हो गया है। भूस्खलन तो नहीं कहें लेकिन उसके लिए बादल का फटना, बादल फटा, पानी गिरा, जलप्रपात हुआ। वो उस पर मैं एक आध दिन अच्छी वीडियो बनाऊंगा नहीं, ठीक है। और बहुत से पेपर चल रहे, आप लोग पता है इस पढ़ाई के साथ साथ आप बाहर का ज्ञान भी रखा करो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। सही जोड़ी बताइए। गद्य की प्रमुख विधाएं क्या हैं? गद्य की प्रमुख विधाएं कितनी होती हैं? गद्य की गद्य की प्रमुख विधा क्या है? इसमें आ जाएगा क्या? निबंध, ठीक है। उसके बाद है लखनमदी अंदाज यशपाल। कहाँ पर है भैया यशपाल जी? रखें। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, ये है एकमात्र सहारा भैया, देख रही ना। अच्छे से बना देता हूँ एक बार और। यहाँ पर इसकी आई इससे लखनवी अंदाज क्या है? यशपाल। अंधे की लाठी में आएगा आपका एकमात्र सहारा। और उसके बाद नेक्स्ट है मैं क्या लिखता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ ये आएगा अज्ञे ने भी लिखा था। किसने? अज्ञे ने। अज्ञे कमाई जयशंकर प्रसाद भैया कहाँ पर है? ये रहे पहले नंबर पर। उसके बाद है मानवीय क्रियाओं का आरोप, मानवीकरण अलंकार है, बच्चा बच्चा जान सकता है। देखो एक बार बता देता हूँ। पहला आ जाएगा निबंध, दूसरा आ जाएगा लखनवी अंदाज यशपाल, तीसरा अंधे की लाठी आ जाएगा एकमात्र सहारा, मैं क्या लिखता हूँ इसमें आएगा अज्ञे, और मानवीकरण अलंकार कामायनी में आएगी जयशंकर प्रसाद की, और इसमें आएगा ये मानवीकरण अलंकार। मैंने दही का भात बना दिया। चलो बढ़ते हैं हालांकि नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन जो आप लोग बिल्कुल नजरों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। जल्दी से देख लो कि एक बात में उत्तर देखिए, एक बात में, एक वाक्य में या एक शब्द में बात बराबर है। पहला जिसमें आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? लिखिए एक अनार और 100 बीमार, इसका मतलब होता है कि आवश्यकता से कम प्राप्त होना। मैं इसको लिख के नहीं बताऊंगा, आपको स्वयं लिखना है। आपके कॉपी पर लिख लीजिए आप। एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है आवश्यकता से कम प्राप्त होना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका अपना उल्लू सीधा करना का क्या अर्थ है? इसका मतलब होगा, लिखिए, इसका मतलब है अपना काम निकालना, ठीक है। जैसा कि अभी आप मुझसे कर रहे हो, अपना काम निकाल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो अभी तक किसी ने भी 100 में से, मैं बता रहा हूँ कि यदि मैं मतलब कि 100% बता रहा हूँ, 100% में कुल में 10% बच्चे ऐसे ही हैं जैसे सर की फिक्र है, जो इसे 10 वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। बाकी साहब अपना उल्लू सीधा करने के लिए आए, मैं गारंटी लगा रहा हूँ। 100% लगा लो आप, तो अपना उल्लू सीधा कर ही रहे हो आप लोग। फिर आप बोलते हो कि सर पेपर में ये क्वेश्चन मिसप्रिंट था, फलाना ठिकाना, तो मेरा काम नहीं करोगे तो मैं कैसे करूँगा आपके लिए? लेकिन फिर भी मैं टीचर हूँ, सोच लेता हूँ कि चलो ठीक है, तुमसे हो जाती गलती। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे की ओर। तीसरा है नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? संगमरमर से। किसको नहीं पता? संगमरमर। ये आप जो आप क्लास 10th में आ गए हिंदी लिखना तो आपके लिए आ जाना ही चाहिए बेशक। मैं आशा करता हूँ कि आप हिंदी लिखकर तो जानते ही होंगे। उसके बाद है कि बादल के हृदय में किसकी चमक छिपी है? इसमें क्या रहेगा? आभा, सॉरी, बादल के हृदय में किसकी चमक छिपी? बताओ किसकी? बिजली छिपी है ना, बिजली। तो इसमें आ जाएगा कि बादल के हृदय में आभा की चमक छिपी है। कर लीजिएगा मैंने, शायद इसका आंसर मैं गलत बता रहा हूँ तो मुझे पता नहीं, आप लोग बताओगे इस चौथे का आंसर। कमेंट करोगे सभी, चाहे गूगल से सर्च करो, चाहे गूगल बाबा से सर्च करो, चाहे कहीं से भी सर्च करो, लेकिन इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए कि बादल के हृदय में किसकी चमक छिपी है। मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओगे, मैंने गलत बताया, ठीक है। कनक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो कनक शब्द के दो अर्थ क्या होते हैं? एक का अर्थ होता है सोना, सोना, सोना नहीं सोना, जो पहनने वाला सोना, गोल्ड। और एक होता है धतूरा, जो शंकर जी को चढ़ता है, भोले शंकर को चढ़ता है, धतूरा। क्या लिखोगे? धा तूरा, जो शंकर जी को चढ़ता है, आप लोग समझ सकते हो, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करता होगा, ठीक है, धतूरा। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर।
तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पर यशपाल ने लखनवी अंदाज क्या साबित करने के लिए लिखा। यशपाल ने लखनवी क्या उसने, आप आपको बता दो इसका मैं सही उत्तर तो बताऊं तो इसका है यशपाल ने ये इसलिए लिखा था कि कोई बात ना होने पर भी कोई गद्य की रचना की जा सकती है, यानी कि कोई विषय ना भी होने पर किसी गद्य की रचना की जा सकती है। तो आप लिख सकते हो कि किसी पॉइंट ऑफ बिंदु, सॉरी इंग्लिश नहीं लिखना, आप लोग लिखोगे कि किसी शब्द के ना होने पर भी, किसी विषय के ना होने पर भी किसी गद्य की रचना की जा सकती है। चलो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आपके लिए जल्दी से छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देख लो यहाँ से जल्दी। आपका ये छठवां क्वेश्चन, ये सातवां क्वेश्चन और ये अथवा का है छठवें का, और ये आठवां क्वेश्चन। बस मैं आपको यहीं तक बता सकता हूँ इस वीडियो में, और आगे हाँ यहाँ तक बस, या आज यहाँ तक ही लेकर आया हूँ। आठवां क्वेश्चन, आठवीं का अथवा क्वेश्चन, और फिर यहाँ पर नौवां क्वेश्चन और ये नौवीं का अथवा का क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल जल्दी से कमेंट करना है और पार्ट 2 का इंतजार करना है। पार्ट 2 इंतजार करोगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी भी कुछ पर्सनली वो होती, समझ करे आप लोग ऐसी बातें करते हो आप लोग। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं पार्ट 2 में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।